हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अपने अपने घरों में हैं और घरों में ही रहें, क्योंकि कोरोना वायरस बाहर बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है अपने शिकारों का। सो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। एंड आई थिंक कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने का मौका मिल रहा है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, प्रॉब्लमेटिक। स्पेशली बच्चे तो बहुत खुश होंगे क्योंकि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन पढ़ाई तो फिर भी करनी है ना। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। तो आज मैं आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से, दैट इज़ हनीकॉम्ब, इससे पहला लेसन पढ़ाऊंगी जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। हम लोग इसको बहुत ही अच्छी स्पीड से पढ़ने वाले हैं, बहुत लंबा मैं नहीं खींचूंगी। ऐसा इसलिए ताकि जब अपने एग्ज़ाम टाइम पे भी आपको रिवीजन करना हो तो आप इस वीडियो को देख सकें और फटाफट से आपका क्विक रिवीजन हो जाए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के टाइम में हम एक एक वर्ड पढ़ने बैठते हैं तो फिर नेक्स्ट डे एग्ज़ाम आ जाता है और एक ही चैप्टर रिवाइज हो पाता है, बाकी सब रह जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सारे चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम काफ़ी फास्ट चलने वाले हैं, लेकिन इस बात को लेकर आप बेफिक्र रहिए, आपको हर चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी। और जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, थोड़े से भी डाउट्स हो, यू आर मोस्ट वेलकम। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको जो भी प्रॉब्लम हो। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो हमारे जो लेसन नंबर 1 है उसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो जो ये चैप्टर है इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक जिस्ट दे रही हूँ। जो ये लेसन है इसमें 3 क्वेश्चन के ऊपर ये पूरी स्टोरी घूम रही है। ऑल दो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 पेजेस का ये लेसन लिखता है। देखने में बच्चों को लगता है बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जितना बड़ा है ये उतना इजी है, उतना सिंपल है। इंग्लिश में बस आपको चैप्टर्स को समझना है, क्योंकि जब आप 7th क्लास में हो तो इस समय आपको जो कॉपी में लिखवाया जाएगा सिर्फ वही क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। उसके अलावा टीचर्स बीच में से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको चैप्टर पता होगा, चैप्टर में क्या है ये पता होगा, तो आपसे चैप्टर के बीच में से कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे, आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स बिगिन। तो जो ये चैप्टर है ये बात करता है, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही विल नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। तो ये पूरा चैप्टर स्टार्ट ऐसा होता है कि जो एक राजा होता है उसको ये ख्याल आता है कि वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको ये 3 चीज़ें पता होगी। तो वो 3 चीज़ें कौन सी थी? वो 3 चीज़ें ये थी, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, मतलब किन की बात माननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है उसके लिए करने के लिए। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who will answer these 3 questions। अब जो राजा है वो क्या करता है, अपने मैसेंजर्स को, यानी कि वो किसी को भी अपनी उससे भेजता है कि तुम लोग जाके इस बात को फैलाओ पूरे किंगडम में, यानी कि पूरे राज्य में, कि जो भी मुझे मेरे इन 3 सवालों के जवाब देगा ढंग से, उसको मैं वादा करता हूँ कि एक अच्छी खासी सम ऑफ मनी दूंगा। अ लार्ज सम ऑफ मनी मतलब खूब सारा पैसा दूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं तो मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। अब बहुत सारे समझदार लोग आते हैं राजा के सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन सबके जो आंसर्स होते हैं ना उस क्वेश्चन के, वो बिल्कुल अलग होते हैं। सब अलग अलग आंसर देते हैं, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो। तो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब पहले क्वेश्चन के जवाब में, तो पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों? पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही समय क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन था इसके जवाब में किसी ने उस किंग से कहा, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, सिर्फ इसी तरीके से वो सारे कामों को सही समय पे कर पाएगा। ठीक है, अब किसी ने ये बात बोली, अब किसी और ने क्या बोला, अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है, किसी ने क्या बोला कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ये बात तो हम पहले से सोच ही नहीं सकते कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है।
द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who will help him act at the proper time. अब किसी ने ये कहा कि किंग को ना एक काउंसिल की ज़रूरत है, वाइस मैन की, यानी कि समझदार लोगों की बैठक, काउंसिल। यहाँ पे 5-6 लोग, जो समझदार 5-6 लोग को उनकी ज़रूरत है साथ रहे किंग के, और उनको उसको क्या बोलते हैं, सही समय पे सही सलाह दे। नाउ दिस वॉज बिकॉज वन मैन विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। क्योंकि एक इंसान अकेला इस चीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, एक अकेले बंदे को ये सोचने में कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। इस चक्कर में ये आइडिया दिया गया कि एक वाइस मैन की पूरी काउंसिल होनी चाहिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब फिर किसी और ने ये बात कह दी कि कुछ सिलसिले ऐसे हो सकते हैं, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत अर्जेंट हो, जिनका जवाब उसी समय देना पड़े, इसके लिए एक्शन उसी समय लेना पड़े, तो तब तक के लिए जो राजा है वो पूरे काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। Now, in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. ठीक है, and only magicians could do that. अब क्या कहा जा रहा है कि ये जानने के लिए कि सही समय क्या है किसी चीज़ को करने का, इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हमें आने वाला कल पता हो। तो और ये काम तो सिर्फ जादूगर कर सकते हैं, ओनली द मैजिशियंस कैन डू दिस। द किंग देयरफॉर विल हैव टू गो टू द मैजिशियन। तो जो किंग है उसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। अब सबने सुनी होगी ये बात, जितने लोग उतनी सलाह, जितने लोग आए सब अपनी भी सलाह देते रहे। कोई कहता रहा आपको मैजिशियन के पास जाना चाहिए, वही सब सही सलाह दे सकते हैं। किसी ने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, वाइस मैन होने चाहिए जो कि डिसीजन ले, सोचे विचारे आपस में। किसी ने कहा कि नहीं कुछ बातें तो ऐसी रही हो सकती हैं जिसमें इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत हो, उसी वक्त निर्णय लेने की ज़रूरत हो, और जो किंग है उसके लिए इतना टाइम वेट करना सही नहीं होगा कि वो पहले काउंसिल के डिसीजन तक का वेट करे। तो सब लोग अपनी अलग अलग सलाह देते रहे, ऐसा होता रहा। नाउ इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने कहा कि सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। किसी ने कहा कि जो लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं किंग के लिए वो उनके काउंसलर्स होंगे, वही वाइस मैन। ठीक है। अदर्स सेड द प्रीस्ट, किसी ने कहा कि नहीं वो जादूगर, वो जो प्रीस्ट होते हैं ना वो सही रहेंगे सलाह लेने के लिए। ठीक है। एंड किसी ने कहा कि नहीं डॉक्टर्स, एंड येट अदर्स सेड दैट हिज शोल्डर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और किसी और ने कह दिया कि नहीं सबसे ज़्यादा नेसेसरी शोल्डर्स होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था पहले बच्चों ये बताओ। सेकंड क्वेश्चन ये था विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसे किन की बातें सुननी चाहिए, किसे, किंग को। तो इसके जवाब में लोगों ने क्या बोला सेकंड क्वेश्चन के जवाब में, किसी ने कहा कि किंग को प्रीस्ट की बातें सुननी चाहिए, किसी ने कहा नहीं सोल्जर्स की सुननी चाहिए, किसी ने कहा अपने मिनिस्टर्स की सुननी चाहिए। ऐसे करके सबने अपनी अपनी अलग सलाह दे दी। सेकंड क्वेश्चन पे भी, पहले क्वेश्चन पे भी अलग सलाहें थी, सेकंड क्वेश्चन पे भी अलग सलाहें दी। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़रूरी काम क्या है एक राजा के लिए करने के लिए। इस क्वेश्चन के जवाब में भी अलग अलग जवाब आए। क्या जवाब आया, किसी ने बोला कि जो है कि राजा को साइंस के ज़रिए काम करना चाहिए, किसी ने कहा लड़ाई, किसी ने कहा नहीं रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ करो, ये सब करो। तो नाउ एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। अब जो ये आंसर्स थे इन तीनों क्वेश्चन के, ये इतने अलग अलग आए कि जो किंग था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। उसने कहा था ना, प्रॉमिस किया था कि वो एक लार्ज सम ऑफ मनी देगा, लेकिन किसको देगा, जो उसे सही सही जवाब दे देगा। अब सब ने इतने अलग अलग जवाब दिए कि किंग को किसी की बात से सेटिस्फैक्शन हुआ ही नहीं। जब सेटिस्फैक्शन हुआ ही नहीं तो उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। नाउ ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। हर्मिट क्या होता है, जिनके पास ये बुक है ना, वो देखेंगे कि साइड में वर्ड मीनिंग दे रखे हैं और इन वर्ड मीनिंग्स को ज़रूर याद करें क्योंकि इनकी बहुत हेल्प होती है। तो हर्मिट क्या होता है, हर्मिट अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक व्यक्ति जो कि अकेले रहता है और बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीता है, उसे हम हर्मिट कहते हैं। तो किंग ने सोचा कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा। अब आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो हर्मिट था
वो ना सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों से मिला करता था, बहुत हाई कास्ट के लोगों से या हाई प्रोफाइल लोगों से, बहुत अमीर लोगों से नहीं मिलता वो। तो किंग ने क्या सोचा कि मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी बन के जाऊँगा। तो उसने अपना जो ड्रेसअप था, अब एक जो एक राजा है, जो एक किंग है, वो कैसे तैयार होता है, बेसिकली अच्छे से कपड़े पहनता है, साथ में ज्वेलरी डालता है, महंगे महंगे ज्वेल्स जो कि होते हैं। लेकिन क्योंकि उसे पता था कि जो हर्मिट है वो बहुत ऑर्डिनरी लोगों से मिलता है, इस चक्कर में वो बिल्कुल ऑर्डिनरी ड्रेसअप करके गया, एक सिंपल मैन की तरह, एक मिडिल क्लास की तरह, या फिर वी कैन से इवन एक लोअर क्लास की तरह। किंग बन के नहीं गया वो। और जब वो गया तो वो खुद अकेला गया, उसने अपने शोल्डर से वहीं बाहर वेट करने के लिए बोला। अब ऐसा हुआ कि जैसे ही किंग जो है हर्मिट की हर्ट के पास आया, झोपड़ी के पास जहाँ पे हर्मिट रहता था, उसने क्या देखा कि जो हर्मिट है वो क्या कर रहा है, डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट, अपनी झोपड़ी के सामने क्या कर रहा है, ज़मीन में खुदाई कर रहा है। जो हर्मिट था उसने उसके बाद क्या किया, किंग को ग्रीट किया। ग्रीट मतलब उसने हेलो हाई किया, बुलाया, किसी को रिस्पेक्ट देना, ग्रीट करना होता है, ओके। तो हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही वर्क एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हेविली। जो हर्मिट था वो काफ़ी बुढ़ा था और कमज़ोर था। अब क्योंकि वो खुदाई कर रहा था, काम कर रहा था, इसलिए उसकी सांस फूल रही थी, हाफ रहा था बच्चों को, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव टू कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। अब किंग गया हर्मिट के पास और उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ समझदार हर्मिट, ताकि मैं आपसे अब 3 सवालों का जवाब जान सकूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? वही 3 क्वेश्चन उसने दोहराए। बच्चों इस बात का ध्यान रखें, जो लास्ट लाइन है जहाँ पे लिखा हुआ है एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अफेयर्स का मतलब है कि कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंशियल मैटर को लेके, या फिर एक राजा के ऊपर हर बात की जिम्मेदारी होती है, उसे फाइनेंशियल मैटर देखना है कि पूरा पैसा टैक्स इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको ये भी देखना है कि गांव वगैरह में लोगों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही, मतलब किंगडम में कोई कमी तो नहीं हो रही। तो वो ये पूछना है कि मुझे किन अफेयर्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। अब हर्मिट ने सुन तो लिया राजा जी ने क्या कहा, लेकिन वो अपनी खुदाई करता रहा, उसने कुछ आगे से नहीं कहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, आप टायर्ड हैं, थक गए हैं। ऐसा किसने कहा? किंग ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मतलब आप अपनी कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए, आपकी जगह पर मैं काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक यू, गिविंग द किंग हिज स्पेड, किंग को स्पेड देते हुए, मतलब वही कुल्हाड़ी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद वो ग्राउंड में बैठ गया। अब इसके बाद ये होता है कि जब जो किंग होता है, जब वो खुदाई करनी शुरू करता है तो 2 बार वो 2 पैचेस बना देता है ग्राउंड पे, ठीक है। उसके बाद वो अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है जो उसने पहले पूछा था। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स। बेड्स का मतलब यहाँ पे वो वाला बेड नहीं है जहाँ पे हम लोग सोते हैं। बेड का मतलब है स्मॉल पैचेस ऑन द ग्राउंड, मतलब इतने छोटे छोटे उसने खुदाई करी जहाँ पे आप किसी सीड्स को डाल के पेड़ उगा सकते हो, उतना हिस्से को जो उसने खोदा उसको बेड्स कहा गया है। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब उसके बाद हर्मिट ने फिर से कुछ नहीं कहा, अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच किया और कहा कि आप मुझे दे दीजिए कुल्हाड़ी, अब आप आराम कीजिए, मैं काम करता हूँ। लेकिन किंग ने क्या किया, उसको नहीं दिया और अपने आप खुदाई करता रहा। अब 1 घंटा बीत गया, सूरज भी क्या बोलते हैं पेड़ों के नीचे आ गया, ठीक है। नाउ क्या बोलते हैं इसके बाद क्या होता है, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। अब राजा कहता है कि मैं आपके पास आया था कि आप मेरे सवालों के जवाब दे सकें, अगर आप मेरे सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर चला जाऊँ। अब इसके बाद हर्मिट ने क्या बोला, हियर कम्स समवन रनिंग, कोई भागते हुए आ रहा है। ये बात किसने कही? हर्मिट ने कही। द किंग टर्न अराउंड, जैसे किंग मोड़ा उसने देखा कि एक बियर्डेड मैन, बियर्डेड मतलब दाढ़ी मूछों वाला आदमी भागता हुआ आ रहा है और उसके स्टमक से खून निकल रहा है, ठीक है। जब खून निकल रहा है तो ये देख के उसने देखा कि जो वो आदमी भागता हुआ आ रहा है वो उसके और हर्मिट की तरफ भागता हुआ आ रहा है और उसके पेट से खून निकल रहा है। इसके बाद जो किंग होता है वो उसकी पट्टी करता है, स्टमक पे वूंड करता है, लेकिन उसके बावजूद भी खून आता रहता है, तो लगातार वो पट्टी करता रहता है जब तक कि खून रुक नहीं जाता। एंड आफ्टर ऑल जब ब्लीडिंग रुक जाती है तब जाके किंग थोड़ी सी
हेल्प लेता है हर्मिट की और उसे उठा के हट के अंदर शिफ्ट कर देता है। जब हर्मिट की हेल्प से वो उसे वुंडेड मैन को, चोट लगे हुए आदमी को हट के अंदर शिफ्ट कर देता है, द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। तो जो आदमी होता है वो अपनी आंखें बंद करके शांति से लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क। अब जो राजा है वो बहुत थक चुका होता है इतनी खुदाई करने के बाद, और जो भी उसने पूरे दिन काम किया होता है, जैसे कि जो आदमी को चोट लगी उसकी भी हेल्प करी, तो उनसे वो थक के वो भी सो जाता है, रात पूरी रात आराम से सो जाता है। उसके बाद सुबह उठता है तो थोड़ी देर लगता है उसे रिकग्नाइज़ करने में कि मैं कहाँ हूँ, किसके घर हूँ। तो उसे अचानक से याद आता है कि यार मैं कहाँ पे हूँ, कैसे आया। जैसे उसकी आँख खुलती है वैसे वो जो दाढ़ी मूंछों वाला आदमी होता है जिसकी हेल्प की होती है किंग ने, उससे क्या कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो किंग कहता है कि आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तो वो कहता है कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर से किंग कहता है कि क्यों माफ़ कर दीजिए, मतलब मेरे पास तो कोई रीज़न ही नहीं है आपको माफ़ करने के लिए, आपने ऐसे किया क्या है कि मैं आपको माफ़ करूँ। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूँ। ये बात किसने कही, किंग ने कही। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अब I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. अब बच्चों इसके बाद क्या होता है, वो जो आदमी होता है जिसको चोट लगी होती है वो राजा से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो यहाँ पे आपको मारने के लिए आया था, क्योंकि आप की वजह से मेरा भाई मर गया और क्या बोलते हैं मेरे भाई की प्रॉपर्टी आपने सीज कर ली थी। तो अब ये होता है कि आई नो, मुझे पता था कि आप अकेले गए हो और मैंने अपना दिमाग इस हिसाब से बना रखा था कि मुझे आपको मारना है जब आप घर की तरफ वापस आओगे, लेकिन आप क्योंकि आए नहीं और मुझे अपने हाइडिंग की प्लेस को छोड़ना पड़ा, तो मैं जो हूँ आपके बॉडीगार्ड के पास से निकल के आ रहा था जिसने मुझे रिकग्नाइज़ कर लिया, लेकिन आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच गया और आप तक पहुँच गया। लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरी पट्टी ना करते, अगर इफ़ यू विल नॉट हैव ड्रेस्ड माई बाउंड्स। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, अगर अब मैं जिंदा रहा, मैं पूरी ज़िंदगी आपका मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बनकर रहूँगा, यानी कि सबसे विश्वास वाला नौकर बनकर। अपने बच्चों को भी कहूँगा कि पूरी ज़िंदगी वो अपने बेटों को कहूँगा आपकी सेवा करेंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो किंग था वो बड़ा खुश हो गया कि उसने कितनी शांति से अपनी दुश्मनी सुलझा ली, ठीक है, और अपने एक दुश्मन को एक फ्रेंड के रूप में जीत लिया। अच्छा लगता है ना बहुत, जिसके साथ आपकी लड़ाई हो उसके साथ लड़ाई करे बगैर, मामला शांत हो जाए, बिना उससे लड़े, ऐसी ही दोस्ती हो जाए। तो यही खुशी उस समय राजा को हो रही थी। सिर्फ राजा ने उसे माफ़ी नहीं किया, उसके साथ साथ राजा ने अपने नौकरों को भेजा और डॉक्टर को भी भेजा कि वो उसका ध्यान रखे, और उसे प्रॉमिस किया कि वो उस आदमी की प्रॉपर्टी वापस कर देगा। नाउ लीविंग द वुंडेड मैन, अब उस चोट लगे हुए आदमी को छोड़ते हुए फिर जो राजा है हट के बाहर गया और देखने लगा हरमिट उसे कहीं दिख जाए। तो उसने सोचा कि ये राजा की चाहत थी कि जाने से पहले मैं एक बार फिर से अपने सवालों के जवाब का आंसर लेने की कोशिश करता हूँ, शायद इस बार मुझे मिल जाए हरमिट से। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब एक दिन पहले जो कि 2 पैचेस ग्राउंड पे बनाए गए थे, 2 बेड्स, उस पर हमने देखते हैं कि जो हर्मिट है वो घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ के क्या कर रहा है, बीज उगा रहा है, सोइंग सीड्स। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब जो किंग है वो हर्मिट के पास गया और कहा कि फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वॉइस मैन। आखिरी बार मैं आपसे बेग कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। तो हर्मिट इस पर क्या कहता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड। वहीं घुटनों के बल बैठे हुए उसने ये बात कही हर्मिट ने कि आपके सवालों का जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस पे किंग कहता है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कैसे मुझे जवाब मिल गया, क्या मतलब है आपका। डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट। हर्मिट कहता है कि आप नहीं देखते। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी यू विल हैव गॉन अवे। अगर कल आपको मुझ पर तरस ना आता, मेरी कमज़ोरी पे, मेरे बुढ़ापे पे, और आप मेरी मदद नहीं करते जो आपने बेड्स डग करे उसमें, तो आप वापस चले जाते हैं। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। तो आदमी जो बियर्डेड मैन था वो आपको अटैक कर लेता, क्योंकि वो तो रास्ते में वेट ही कर रहा था ना कि आप वापस आओगे, वो तो आप नहीं आए तो वो खुद इधर आ गया।
एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और उस समय आप सोचते कि अच्छा होता कि अगर आप मेरे पास ही रुक जाते तो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे जरूरी समय वो था जिस समय आप बेड्स को डिग कर रहे थे, यानी कि खुदाई कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान मैं था आपके लिए, यानी कि हमें. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफेयर आपके लिए उस समय क्या था? दैट वॉज, क्या था बताओ बच्चों? एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और मेरे साथ अच्छा करना आपका सबसे ज़रूरी उस समय बिजनेस बन गया था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ भागते हुए आया, वही बियर्डेड वाला आदमी, इसकी दाढ़ी मूछे थी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. सबसे ज़रूरी समय था जब आप उसकी केयर कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड. क्योंकि अगर आप उसकी मदद नहीं करते, उसको पट्टी नहीं करते, उसको चोट पर दवा नहीं लगाते, तो जो बेचारा आदमी होता है वो मर जाता. और मरता किस में? दुश्मनी में ही मरता. उसके दिल में प्यार वाली भावना लेके तो नहीं बनता, यही लेके मरता ना कि मेरा दुश्मन है ना. अब लेकिन अब तो आपने उसकी हेल्प करी तो आपका एक बहुत पीसफुल रिलेशन बन गया उसके साथ, शांतिपूर्वक रिश्ता, वी कैन से इन हिंदी. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो आपने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था आपका. रिमेंबर दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. तो अब वो कहता है कि इस बात को आप याद रखिएगा, सिर्फ एक ही समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो समय क्या है? वो समय है आज. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू वर्क. क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास ताकत है कुछ करने की. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. सबसे ज़रूरी इंसान आप खुद हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पर. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर. किसी को नहीं पता आने वाले कल में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता. आपको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता. बस इतना पता है कि नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये गारंटी लिख के ले लो. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमें नहीं पता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. सबसे ज़रूरी बिजनेस है, सबसे ज़रूरी काम है कि हम हर किसी के साथ अच्छा करें, क्योंकि इसी काम के लिए हमें इस दुनिया में अकेला भेजा गया है. तो बच्चों ये थी सारी स्टोरी. 22 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनी है हमारी. उसमें मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया है 3 क्वेश्चंस. तो इसका जो पूरा जिस निकलता है, निचोड़ निकलता है, वो ये है कि पूरा चैप्टर 3 क्वेश्चंस पे रिवॉल्व कर होता है. इसमें कितने लोग हैं? इसमें बॉडीगार्ड का कोई रोल नहीं है, एक हर्मिट का रोल है, उस बियर्डेड मैन का रोल है और राजा का रोल है. ठीक है. अब इसकी मॉरल क्या है स्टोरी का? इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला, सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि हम दूसरों से अच्छा बिहेव करें, अच्छाई करें. ठीक है, हम अच्छे इंसान बने.